हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन भाग 2। श्रम विभाजन की जो ये वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसमें श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन कैसे समाज में आया, किसने श्रम विभाजन को समाजशास्त्र में अवधारणा को दिया इसको, और इसकी समाज में उपयोगिता क्या है, ये सब हम इसके भाग 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाला पार्ट। तो देखिए, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता यानी कि सामाजिक सुदृढ़ता की जो अवधारणा है, उनकी जो पुस्तक सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के पहले भाग में दिया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक जीवन में सामूहिकता एवं व्यक्तिवादिता एक साथ में देखी जा सकती है। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल फ्री है, लेकिन वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे कि उसके समाज को या जिस समूह में वो रह रहा है उसको हानि पहुँचे। समाज में मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति भी है और नहीं करने की प्रवृत्ति भी है। तो दुर्खिम सामाजिक एकता को समाज के लिए एक विधेयक के रूप में मानते हैं। ठीक है, दुर्खिम ने सामाजिक एकता का विश्लेषण अपनी प्रख्यात कृति के प्रथम भाग में किया है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दुर्खिम का सामाजिक एकता का विश्लेषण समाजशास्त्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक जीवन में सामूहिकता और व्यक्तिवादिता दो प्रकार की भावनाएं एक साथ में देखी जा सकती है। जैसा कि हम भी अपने आसपास में देखते हैं, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल फ्री है, जैसा कि मैंने अभी बताया। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खिम के श्रम विभाजन की अवधारणा में ही देखने को मिलता है। मानव समाज में दोनों प्रकार की क्रियाएं मिलती है, वहाँ मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति भी है और ना मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति भी है। सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को ढालना, उसी के अनुसार व्यवहार करना और अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो व्यक्तियों के बिहेवियर से एक व्यवहार की सामान्य संरचना या प्रतिमान को बनाता है, जो सामाजिक एकता को दिखाता है। इसके बिल्कुल उलट कार्यों की विभिन्नता जो हमको कहाँ देखने को मिलती है, श्रम विभाजन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये व्यक्तियों को आपस में निकट लेकर आती है। श्रम विभाजन में क्या होता है, काम को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक श्रम के आधार पर या एक वर्ग के कार्य के आधार पर ही पूरा समाज चल रहा है, ऐसा नहीं है। समाज चल रहा है श्रम के विभाजन से, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य को बांट दिया गया है, उनके मिले हुए रूप से जो है समाज बना हुआ है और उसी से समाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर क्या है कि श्रम विभाजन जो है व्यक्तियों को परस्पर निकट लेकर आती है और मिलकर कार्य करने की प्रेरणा भी देती है। और ये मतलब अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोगों पर या समाज पर जो है दबाव भी डालती है कि आप अकेले अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, आपको समाज के साथ मिलकर ही चलना होगा, तभी आपका जीवन संभव है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसमें एक प्रकार की सामाजिक एकता की भावना जो है हमको दिखाई देती है। तो दुर्खिम की अगर बात करें तो प्रथम एकता, उन्होंने जो दो तरह की एकताओं की बात की है, पहली उन्होंने यांत्रिक एकता और सेकंड उन्होंने बताई सावयवी एकता। ठीक है, तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो उससे पहले हम ले लेते हैं कि श्रम विभाजन के कारण क्या क्या है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के मुख्य रूप से दो कारणों को बताया है, जिसमें से पहला उन्होंने बताया जनसंख्या की भौतिक घनत्व में वृद्धि तथा जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। दुर्खिम के अनुसार शुरू में मानव समाज में जनसंख्या कम थी, फलस्वरूप लोगों की आवश्यकताएं भी कम थी और लगभग सेम थी। तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो सोर्स थे वो उनके पास पूरे ही उपलब्ध थे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। तो उनको लगता कि उनकी आवश्यकताएं उसी जगह पर, उसी क्षेत्र में जो है पूरी हो जा रही है। तो उस टाइम क्या था कि सभी व्यक्ति सभी कार्यों को करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने में बिल्कुल एलिजिबल थे और श्रम विभाजन का वहाँ पर बिल्कुल अभाव सा था। लेकिन यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चली। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो जनसंख्या वृद्धि के साथ लोगों की क्या है, आवश्यकताएं बढ़ी और इसकी पूर्ति के सोर्स जो है कम पड़ने लग गए। फलस्वरूप क्या हुआ, कंपटीशन और एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है उद्भव हुआ और समाज का नैतिक दायित्व बढ़ गया, यानी कि नैतिक घनत्व में वृद्धि हो गई। समाज का यह नैतिक उत्तरदायित्व बन गया कि बढ़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और कंपटीशन और संघर्ष की जगह आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके बीच कामों को बांट दिया जाए। ठीक है, तो समाज की इसी आवश्यकता ने कि बहुत अधिक लोगों की इन अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इसी आवश्यकता ने श्रम विभाजन एवं उस पर आधारित सहयोग और सामंजस्य को
उत्पन्न किया। सबसे पहले श्रम विभाजन जो है लिंग और आयु के आधार पर था, लेकिन बाद के समाजों में श्रम विभाजन परिवार और उनके बिजनेस के आधार पर होता चला गया, और जिसका जो है एकदम जटिल रूप औद्योगिक समाज के रूप में हमारे सामने आया। दुर्खिम श्रम विभाजन के कार्य को बताने से पहले प्रकार्य शब्द का अर्थ बताते हैं। वह उद्देश्य अथवा लक्ष्य शब्द का प्रयोग न करके प्रकार्य शब्द का प्रयोग करना उचित मानते थे। दुर्खिम के अनुसार प्रकार्य शब्द को दो काफ़ी विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। कई बार जो प्रकार्य शब्द है किसी क्रिया या किसी गतिविधि की व्यवस्था का बोध बिना उसके परिणामों के कराता है, जबकि कई बार इसके द्वारा गतिविधियों तथा जीवन की आवश्यकताओं में संबंध का ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पाचन प्रक्रिया या फिर हमारी श्वसन प्रक्रिया जो प्रक्रिया है उसको ले सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के परिणाम से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुर्खिम प्रकार्य शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में करते हैं। प्राचीन प्रक्रिया से जो रस निकलते हैं, जो हमारी पाचन प्रक्रिया है उससे जो रस निकलते हैं, और यदि उनसे शरीर की खोई हुई शक्ति हमें दोबारा मिल जाती है तो पाचन प्रक्रिया का प्रकार्य ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि पाचन प्रक्रिया जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो श्रम विभाजन का कार्य सभ्यता को बनाना ही नहीं था, बल्कि इसका मुख्य कार्य जो है समूह तथा जो व्यक्ति है उनको एक सूत्र में बांधकर समाज में एकता बनाना था। कुल मिलाकर इमानुएल दुर्खिम का कहना था कि श्रम विभाजन जो है समाज में एकता को बनाने का मुख्य कार्य करता है, और समूह और व्यक्तियों में एक एकता श्रम विभाजन के बिना आ ही नहीं सकती, ऐसा इमानुएल दुर्खिम का मानना था। दुर्खिम सामाजिक एकता के दो प्रकार बताते हैं, जो कि मैंने इनके बारे में बताया है, और आगे वाली वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले प्राचीन समाज में श्रम विभाजन न के बराबर था, तो और केवल लिंग और आयु के आधार पर थोड़ा बहुत श्रम विभाजन वहाँ देखा जा सकता था। इस प्रकार के समाजों में जो एकता इमानुएल दुर्खिम ने बताई है वो यांत्रिक एकता थी, और उस समाज को जो है यांत्रिक समाज की संज्ञा दी गई थी। और आधुनिक समाज में कार्यों का वितरण और जो विशेषीकरण आता है, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण के कारण समाज की विभिन्न इकाइयों में आपस में जो अंतर संबंध या अंतर निर्भरता जो है अधिक बढ़ जाती है, और ये मतलब अलग अलग इकाइयाँ बनने के बावजूद भी आपस में एक समन्वय बनाकर वो जो एकता के साथ कार्य करते हैं, उस एकता को इमानुएल दुर्खिम ने सहावयवी एकता नाम दिया है, और इस प्रकार के समाज को उन्होंने सहावयवी समाज का नाम दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सामाजिक एकता, यांत्रिक एकता, सहावयवी एकता के बारे में अभी हमने बात की है। तो अब हम देख लेते हैं कि यांत्रिक एकता के बारे में इमानुएल दुर्खिम ने क्या बताया है। ठीक है, तो यांत्रिक समाज वस्तुतः अविकसित या आदिम समाज है। उस समय सब लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा के दबाव से आंख मूंदकर या यंत्रवत कार्य करते थे। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं के बराबर होता है, और वह समाज के साथ यंत्रवत सोचता है, काम करता है, आदेशों का पालन करता है। इसलिए इसे इमानुएल दुर्खिम ने यांत्रिक समाज का नाम दिया है। तो देखिए, अपन ने जैसा कि पहले बात की कि यांत्रिक समाज है क्या। यांत्रिक समाज क्या था? पुराने प्राचीन समाज की हम बात करें तो उससे इसका संबंध जो है इमानुएल दुर्खिम ने बताया है। तो इसमें उस वाले समाज में जो एकता थी, जहाँ पे श्रम विभाजन न के बराबर था, सब लोग आपस में घुले मिले हुए थे, तो उसमें व्यक्तिवादिता का रूप बिल्कुल ही नहीं था उस समाज में, यांत्रिक समाज में। अब इसे यांत्रिक समाज क्यों कहा गया है? यांत्रिक समाज इसीलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति की स्वयं की सोच उस समाज में काम नहीं करती है। समाज जो कहेगा, समाज के जो विचार है, समाज के जो रिवाज है, उन्हीं को जो है व्यक्ति अपनाता है। खुद के उसके स्वयं के कोई विचार वो रख नहीं पाता है, और अगर होते हैं तो समाज के बाकी लोगों के समक्ष वो शून्य के बराबर होते हैं। अब चलते हैं हम सहावयवी एकता। सहावयवी एकता उन समाजों में पाई गई है जहाँ समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, जहाँ जनसंख्या के नैतिक एवं भौतिक घनत्व में कमी होती है। मतलब है कि समाज में संपर्क बहुत ही सीमित लोगों के बीच में होता है। सामाजिक संरचना अलग अलग खंडों में या इकाइयों में बटी हुई होती है। प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है, और ये जो अंग है या ये इकाई है विभिन्न अवयवों से मिलकर बने होते हैं तथा एक केंद्रीय सूत्र के माध्यम से बंधे होते हैं। इसी कारण दुर्खिम ने इसे सहावयवी एकता नाम दिया है। जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि सहावयवी समाज में क्या होता है, अलग अलग इकाइयाँ बटी होती है, प्रत्येक इकाई का अलग अलग काम होता है, और प्रत्येक इकाई अपने अपने कामों को करती है। पर उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इकाई ही पूरे समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर देगी। ठीक है, हर इकाई की अपनी अपनी महत्वपूर्ण रोल होता है।
समाज में। तो यदि उनमें से एक भी इकाई नहीं है तो समाज को ढंग से समाज में जो है स्वस्थ माहौल बनाए रखना या समाज को ढंग से चलाना जो है मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, सभी इकाइयाँ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सभी जो है आपस में लिंक्ड है, सभी आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है।